माँ सरस्वती नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो एशियाई संविधान मूल विधि के लिए मूल विधि का हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है अपने इस चैनल पे। तो इसके पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 ना देखा हो तो देख लीजिएगा। आज प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन पूरे रहेंगे। मुश्किल से आपका 25 मिनट का वीडियो होगा और ये 60 टेस्ट हम कराने का टारगेट रखे हैं। आज सेकंड नंबर टेस्ट है। अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस है तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि संविधान मूल विधि से 100 नंबर आने हैं। 40 क्वेश्चन 100 नंबर, और 100 नंबर आपका गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जमींदारी देन है। जमींदारी किसकी देन है? तुर्कों की, पुर्तगालियों की, अंग्रेजों की, डचों की। तो जमींदारी आपको पता है, जमींदारी प्रथा अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने 350 साल राज किया था, उन्होंने ही जमींदारी प्रथा लाया था। सेकेंड नंबर देख लेते हैं। अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? रीट पर, उपचार, अनुपचार, संवैधानिकता। तो जहाँ अधिकार होता है वहाँ उपचार होता है, अर्थात अधिकार का अस्तित्व उपचार पर आधारित होता है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 3 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं क्वेश्चन जिससे पूरा कंप्लीट दिख जाए। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका पीआईएल के बारे में कह रहा है? पीआईएल को जनहित याचिका बोलते हैं। जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करती है। कौन सा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, रतलाम बनाम वर्धी चंद, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, और पीयूडीआर बनाम भारत संघ। तो ये जो विकल्प है इसका सी सही हो जाएगा, ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। तो 1985 में 1985 में ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम नामक जनहित याचिका, जिसे पीआईएल बोलते हैं, कि अधिकार राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका अर्थात जीविका और मतलब जीविका चलाने के लिए अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंग माना है। तो केस का नाम क्या है? ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान है। आपका सूची 1 सूची 2 से मिलान है। देखिए, ट्रोजन्स दिया है और सलामी आक्रमण दिया है, डेटा डेडलिंग दिया है, वेब जैकिंग दिया है। उधर दिया है सूची 2 में अपराधिकृत प्रोग्राम को प्राधिकृत प्रोग्राम की जगह जारी करना, वित्तीय प्रयोजनों के लिए हेराफेरी, अवैध या अनधिकृत डेटा प्रवेश, बलपूर्वक किसी वेबसाइट को कब्जे में लेना। तो आप सबको पता है, कल मैंने फिशिंग वगैरह पढ़ाया था, मेलवेयर, फिशिंग और ये सारी चीज़ें। तो उसमें ट्रोजन्स भी था, तो ट्रोजन्स के बारे में इसमें हम बता दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो ट्रोजन्स होता है क्या होता है? अपराधिकृत प्रोग्राम को प्राधिकृत प्रोग्राम की जगह जारी करना। तो ये आपका क्या हो जाता है? ट्रोजन्स है, ठीक है। और जो सलामी आक्रमण है ये आपका क्या है? वित्तीय प्रयोजनों के लिए हेरा फेरी। और डेटा डेडलिंग क्या होता है? अवैध या अनधिकृत डेटा प्रवेश होता है। और वेब जैकिंग क्या होता है? बलपूर्वक किसी डेटा को कब्जे में लेना होता है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। एक ब्लैंक दिया है। एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं कहा गया है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल, जिसे वितरित इनकार या ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। दूसरा जालसाजी। जालसाजी को फिशिंग कहते हैं। फिशिंग मैंने बताया था, एक तरीके से जैसे मछली को चारा दिया जाता है, वैसे आपको लिंक के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको लालच देके आपके डेटा को चोरी किया जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड डेटा, इन सब चीज़ों को। तीसरा साहित्यिक चोरी, जिसे प्लेजरिज्म बोलते हैं। कहीं कहीं प्लेगरिज्म लिखा रहता है, कहीं कहीं प्लेजरिज्म लिखा रहता है। और डी क्या है? प्रकाशनाधिकृत उल्लंघन, जिसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल, जिसे वितरित इनकार ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। ये क्या होता है? एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। पूरे के पूरे नेटवर्क को ही प्रतिबंधित कर देता है, रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। 6 नंबर देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे आईटी एक्ट बोलते हैं। अनुसूचियों की संख्या है। आईटी एक्ट में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इनमें 1, 2, 3, 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, इसमें 2 अनुसूचियां हैं। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66C यानी आईटी एक्ट 66C, कल मैंने इसका क्वेश्चन एक कराया था 66C का, के अधीन अपराध
कारित करने पर कितने रुपए तक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा। उसमें जुर्माना के बारे में था नहीं, लेकिन मैंने बताया था 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो आई टी एक्ट अधिनियम 2000 मतलब आई.टी. एक्ट 2000 की धारा 66C के में क्या होता है, एक परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध किया जाता है, जिसके तहत क्या है 3 वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने का अधिरोपित किया गया है। तो विकल्प ये सही हो जाएगा। अगर सजा पूछेगा 3 वर्ष का जेल होता है। 8 नंबर देख लेते हैं। विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22। तो किस में किया गया है, आपके धारा 19 के 1 में किया गया है। धारा 19 सब सेक्शन या उपधारा 1 में, यानी इसमें क्या कहा गया है कि विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है। 9 नंबर देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य है, यानी आई.टी. एक्ट जो आपका 2000 का उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता प्रदान करना, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, सुकर बनाना, संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों के उपयोग को विधि मान्यता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये चारों के चारों विकल्प आपके क्या हैं, सही हैं। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 22 के तहत अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों के क्षेत्र को सीमित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन और 24वें संविधान संशोधन। तो किसके द्वारा किया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978। कब, 1978 के द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निरोध के अधिकतम अवधि को 3 माह से घटा करके 2 माह कर दिया गया है। कल मैंने ये कराया था, बट क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था, लेकिन 3 माह से 2 माह वाला क्वेश्चन पूछा था। 11 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब बना, तो 27 अक्टूबर 1980, 27 नवंबर 1980, 27 दिसंबर 1980, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं 60 टेस्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ये 27 दिसंबर 1980, विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 27 दिसंबर 1980 को बना। यह अधिनियम क्या होता है, संपूर्ण भारत में लागू है। यह भारतीय सुरक्षा संबंधित अधिनियम है। इसमें कुल कितने धाराएं हैं, 18 धाराएं हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी हम यहाँ पे व्याख्या कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट भी तैयार हो जाएगा। आप स्कोर करिएगा आपको कितना आ रहा था इसमें से, चाहे जितना भी आए। चैनल हमारा छोटा जरूर है लेकिन कंटेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। जहाँ किसी भी कारणवश शंका पैदा हो जाए कि अभियोजन के लिए अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय राज्य या किसी अन्य अधिकारियों में से किसके द्वारा ली जानी है चाहिए, वहाँ ऐसी मंजूरी को दी जाएगी। क्या दी जाएगी, लोक सेवक को हटाने वाले किसी भी प्राधिकारी द्वारा, लोक सेवक को पदच्युत करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा, पदच्युत मतलब पद से हटाने के लिए, लोक सेवक को भ्रष्टाचार की जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा, उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा जो लोक सेवक को, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, हाँ देख लेते हैं और थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया अभिकथित है, मतलब किया जाना अभिकथित है, मतलब जब अपराध किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उस समय सरकार या प्राधिकारी द्वारा जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना अभिकथित है। मोस्टली क्या होता है, जब कुछ ना आए ना जो लॉन्ग आंसर होता है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था आपका, 1988 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1988 में। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर। जो तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो 9/9/1988, 10/9/1988, 11/9/1988, 12/9/1988। तो ये अनुमति राष्ट्रपति की 9 सितंबर 1988 को प्राप्त हुआ था। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र की जानी है, यानी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र किया जाना है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह सौदा क्या कहलाता है, हवाला, बेनामी लेन देन, काले धन को वैध बनाना, काला धन। तो आपका ये क्या कहलाता है, ये आपका बेनामी लेन देन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेनामी लेन देन कहलाता है। बेनामी संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो।
अगर साधारण सी बात करें तो बेनामी संपत्ति वो होता है जिसमें कोई कीमत कोई और चुका है लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो, यानी यह संपत्ति पत्नी, बच्चे या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई होती है। और जैसे कहा होगा, हम देखते हैं ना कि जिसके कोई पत्नी, बच्चे या दूसरे रिश्तेदार के नाम पे खरीद लेता है और किसी नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है उसे बेनामदार कहा जाता है। ठीक है, चलो 15 नंबर देख लेते हैं। वर्तमान आयकर अधिनियम लागू हुआ था, तो आयकर अधिनियम लागू कब हुआ था? 1/4/1962 को, 1/5/1962 को, 1/8/1963 को, 2/8/1965 को। तो वर्तमान आयकर अधिनियम अर्थात आयकर अधिनियम अर्थात आयकर अधिनियम 1961 कब? 1961 में बोलते हैं इसे। और लागू कब हुआ था, प्रवृत्ति कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 को। तो 1/4/1962 विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई बोलते हैं, अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीली प्राधिकरण के पास अपनी अपीली दर्ज करा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन, 45 दिन। तो 30 दिनों के भीतर जारी कर सकता है। और आरटीआई एक्ट कब हुआ था? 2005 में। और कौन सी धारा के अनुसार ये कर सकता है? 19(1) की धारा के अनुसार। अगर 17 नंबर देख लेते हैं। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है अवमानना, सूचना स्थिर, समय समाप्त, मानित, अस्वीकृत। तो आपका क्या कहा जाता है? मानित, अस्वीकृत कहा जाता है। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(2), देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अलावा ही बता देंगे। 7(2) के अनुसार अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो जाता है तो उसे मानित अस्वीकृत कहा जाता है, यानी उसे अस्वीकृत मान लिया जाता है। और मानित अस्वीकृत के बाद सूचना प्रार्थी जो सूचना देता है, जो प्रार्थी होता है, प्रथम अपीली अधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर। 18 नंबर देख लेते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उपर्युक्त सभी। भैया उपर्युक्त सभी में है, जब पूरे भारत में है तो भारत में जितने हैं सभी है। आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, 19 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसके अंतिम होने के कितने समय से पूर्व मुद्रित की जाएगी? 1 वर्ष, 1 माह, 1 सप्ताह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 माह। ठीक है, चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है? धारा 86, धारा 37, धारा 38, धारा 39। तो धारा 38 में, किस में? धारा 38 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में जारी किया जाता है और इसके अंतिम होने की 1 माह वर्ष पूर्व मुद्रित किया जाएगा। तो मैंने बता दिया था 19 में। लेकिन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 की धारा 38 में सद्भावपूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण संबंधी उपबंध किया गया है। दोनों सुन लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के परिवाद भेजने के माध्यम से के संबंध में क्या सही है? वाद परिवाद आयोग जानते होंगे, फैक्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ईमेल भेजकर, इनमें से कोई नहीं। तो परिवाद आपका जो भेजा जाता है वो फैक्स के माध्यम से भेजा जाता है। किसके माध्यम से? फैक्स के माध्यम से। तो आपका 21 का ए सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना? देखिए डायरेक्ट ये सब फैक्चुअल वाला क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा कब लागू हुआ, कब बना। तो इसमें आप अगर गलत कर देंगे तो समझ लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है, इस वजह से इसको रट लीजिएगा। तो 28 सितंबर 1993 में बना। कब बना? 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था। ठीक है, 23 नंबर देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 300 के बारे में, 55 के बारे में कह रहा है, 56 बारे में कह रहा है, 57, 58 बारे में कह रहा है। ये बीएनएस के बारे में कह रहा है। ठीक है ना, क्योंकि बीएनएस लागू हुआ है तो मैं सोचिएगा कैफीसी पूछ ले रहा है। तो मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार दंडनीय कृति है किसमें? धारा 355, 356, 357, 358। तो किसमें है आपके? तो धारा 355। बीएनएस 2023 में लागू हुआ कि धारा 355 के तहत मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार दंडनीय कृत्य है। 24 नंबर देख लेते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य हैं चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना, चिड़ियाघरों की मान्यता समाप्त करना। सी और डी देख लेते हैं क्या दिया गया है। चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं के लिए आवास और चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट करना, उपर्युक्त
सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 की धारा 38C, कल भी एक आया था क्वेश्चन है। 38C के अनुसार चिड़िया के प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं जो चारों के चारों इसमें दिए गए हैं। 25 नंबर देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 कब प्रवृत्ति हुआ था? कौन सी तारीख को प्रवृत्ति हुआ था? 4 अगस्त 1992, 6 अगस्त 1992, 7 अगस्त 1992, 9 सितंबर 1992। प्रवृत्ति की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कब हुआ था? 4 अगस्त 1992 को प्रवृत्ति हुआ था। 26 नंबर देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित में किस वाद में किया गया है? इनरी ध्वनि प्रदूषण, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, रामचंद्र बनाम उड़ीसा राज्य, एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ। तो किसमें किया गया ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मानदंड का निर्धारण? इनरी ध्वनि प्रदूषण बनाम में किया गया है, ठीक है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए, वाद वाले क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस हुए हैं उनमें से जरूर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बना? तो कब बना आपका? 23 मार्च 1986, 23 मई 1986, 23 अक्टूबर 1986, 23 दिसंबर 1986। तो 23 मई 1986 को बना। कब बना? 23 मई 1986 को। विकल्प भी सही हो जाएगा। इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहलाएगा। किसके अनुसार कहलाएगा? धारा 1 के अनुसार। और इसका विस्तार भी संपूर्ण भारत पे है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर आपका क्या है? आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? देखिए, एक चिन्ह वाला भी पूछा जाता है, एक चिन्ह वाला जरूर पूछ सकता है। तो आयताकार, खटकोड़ी, गोलाकृति, त्रिकोणी। तो कैसा होता है? आदेशात्मक चिन्ह वाहन चालक को निर्देश देता है और आदेशात्मक चिन्ह की आकृति हमेशा गोलाकृति होती है, ठीक है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। योजनाओं का रद्दकरण व उपांतरण का उपबंध मोटरयान अधिनियम किस धारा में है? 101, 102, 103, 104। तो किस धारा में है आपका? 102 में है। किसमें है? 102 में है। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 प्रवर्तित हुआ। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब प्रवर्तित हुआ था? 1 जुलाई 1988, 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1990, 1 जुलाई 1991। तो कब हुआ था? 1 जुलाई 1989 को। विकल्प भी सही हो जाएगा। 31 नंबर देख लेते हैं। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अधिनियम 1989 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, केवल केंद्र शासित राज्यों पर, केवल उत्तर भारत पर। तो आप सभी को पता है जितने भी अधिनियम है संपूर्ण भारत पे है, ठीक है। तो चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ था। 10 जनवरी 2015, 15 जनवरी 2016, 20 जनवरी 2015, 25 जनवरी 2015। तो ये आपका कब लागू हुआ था आपका? कल भी इससे एक क्वेश्चन आया था। तो ये किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर तो कर लिया हमने। 33 नंबर देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। ये भी संपूर्ण भारत पे हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 34 नंबर देख लेते हैं। प्रतिकर भुगतान संबंधित है धारा 357, धारा 327, धारा 325, धारा 321। तो प्रतिकर भुगतान आपका किससे संबंधित है? देखिए, इस टाइप का भुगतान वाला या दंडादेश वाला, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संबंधित है, बीएनएस से नहीं है, ठीक है ना। 1973 की धारा 357 के तहत दंडादेश वाला न्यायालय प्रतिकर भुगतान का आदेश दे सकता है, ठीक है। धारा 357, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा के तहत जारी किए जा सकते हैं। वैसे सीआरपीसी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछ सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत दिया गया था। तो उसी टाइम में दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 125, किसमें? 125। इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब दिया गया था? इस टाइप से पूछ सकता है। धारा तो नहीं पूछेगा, धारा बीएनएस का ही पूछेगा, लेकिन कब प्रवर्तित हुआ था ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो कब हुआ था आपका? डायरेक्ट इसमें बता दे रहे हैं, 25/1/1974 को। विकल्प भी सही हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर देख लेते हैं। बिरसा बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से, हत्या से, आपराधिक षड्यंत्र से, हत्या के प्रयास से। तो किससे संबंधित है?
हत्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? हत्या से संबंधित है। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। अपागलपन में के प्रभाव में ब के प्राण लेने का प्रयास करता है। ब को आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अपागल है। ब को आत्मरक्षा का अधिकार है यद्यपि अपागल है। अघोर उपहत करने का दोषी है। असाधारण उपहत करने का दोषी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब को आत्मरक्षा करने का अधिकार है यद्यपि अपागल है। भले अपागल है लेकिन ब को अपने आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। महबूब शाह का वाद आधारित है सामान्य आशय से, सामान्य उद्देश्य से, समान आशय से एवं भी में अंतर से। तो सामान्य आशय से संबंधित है। ठीक है, सामान्य आशय से कितने हैं? कल मैंने बताया था। पहला महबूब शाह बनाम एम्परर है, दूसरा वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर है, तीसरा श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य है और चौथा डीपीपी बनाम बियर्डवाद है। चारों सामान्य आशय से हैं। चलो 40 नंबर देख लेते हैं। चलिए, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। देखिए इनका डेट पूछेगा, बाकी धारा बीएनएस से ही पूछेगा। तो भारतीय दंड संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को, 30 अक्टूबर 1860 को, 25 नवंबर 1860 को, 31 दिसंबर 1860 को, तो 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया। इसी के साथ आज 40 क्वेश्चन समाप्त हुआ। बहुत कम टाइम हमने लिया। देखिए मुश्किल से 21-22 मिनट हुए। 21-22 मिनट में आपका 40 क्वेश्चन मूल विधि के तैयार हो गए। ऐसे ही सेकेंड टेस्ट था। देखिए थोड़ा स्पीड हम बढ़ा के बोल रहे थे क्योंकि मॉक टेस्ट करा रहे हैं। बाकी क्या है, हम सोच रहे हैं एक थ्योरी वाइज भी कंसेप्ट पूरा करा देंगे, बीएनएस का पूरा करा देंगे, मोटर वाहन अधिनियम करा देंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम करा देंगे, पीआईएल करा देंगे, हैंड रिटन नोट्स से वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग पेशेंस रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज सेकेंड टेस्ट है, कल थर्ड टेस्ट है। ऐसे हम बहुत जल्दी 7 टेस्ट पूरा करा देंगे जिससे आपका स्कोर बूस्टर का काम करेगा ये। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें। काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपको। मूल विधि के अलावा जीएस हिंदी भी कराएंगे, बस आप भरोसा रखिएगा। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट भी दे दिया जाता है और क्लासेस भी रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे एग्ज़ाम की हर छोटी बड़ी अपडेट, पीडीएफ, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।